लगभग मुझे 7 महीने हो गए और 7 महीने से मैंने तय किया है कि प्रदेश के सभी जिलों में मैं जाने का काम करूंगा और अपने सभी पदाधिकारियों से, मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं से, सभी अपने जनप्रतिनिधियों से और एक श्रेणी में बनाया हूं कि सभी अपने पूर्व पदाधिकारियों, वरिष्ठ पदाधिकारियों से जो पूर्व हो गए हैं, अपने घर में है, कि उनसे भी, उनके साथ भी बैठ करके बातचीत करना, ताकि भारतीय जनता पार्टी का पद पूर्व होता है, कार्यकर्ता पूर्व नहीं होता है। मेरा अपना मानना है कि कोई कार्यकर्ता पूर्व नहीं होता है। आज मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, कल मैं पूर्व हो सकता हूं, लेकिन कार्यकर्ता मैं बना रहूंगा। यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं सब किसी न किसी दिन रिटायर होंगे, लेकिन कार्यकर्ता तब भी भाजपा करेंगे। इस ध्येय को रख करके मैं सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि हम परिवार के सब एक सदस्य हैं, एकजुट होकर के आने वाले 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बने, ऐसा मेरा प्रयास है। उस तहत मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने भी, उनकी बात को भी सुनने और अपने बात को उनके कहने के लिए मैं निकला हूँ। सर, 2027 में बीजेपी की सरकार क्यों आई थी और 2017 में जो बेंचमार्क हुआ था 312 सीटों का, क्या उसके आसपास या उसको क्रॉस कर पाएंगे आप? देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से 2014 से हमारी दिल्ली सरकार काम कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में, और 2017 से उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी योगी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, बहुत विस्तार से प्रेस में नहीं बोला जा सकता है, लेकिन आप आकलन करिएगा कि 2017 के पहले क्या भारत था, 2026 में आज भारत कैसा है, और 2017 के बाद पहले उत्तर प्रदेश की क्या पहचान थी और 2026 में उत्तर प्रदेश की क्या पहचान है। इन दोनों में जब तुलना करेंगे तो निश्चित तौर से जवाब आपको स्वयं के स्वयं मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। जहां देश का सवाल है, अगर आप देखें, पहले भारत कुछ कहता था तो कोई दुनिया में सुनने को तैयार नहीं होता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत का वो रूप निकला है कि आज भारत कुछ कहता है तो पूरा दुनिया उसको सुनती है। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान एक माफिया प्रदेश के रूप में थी, माता बहनें हमारी शाम को निकल नहीं सकती थी घर से, व्यापारी हमारा दिन भर दुकान पर डरा सहमा बैठा रहता था कि किसके पास कब फोन आ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी आप सब जानते हैं। प्रदेश में हमेशा कम से कम 20-25% जिलों में कर्फ्यू लगा रहता था, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। आज उस सब से निकल करके प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर अगर आप देखें तो भारत सरकार की जितनी भी योजना है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी योजना है, हमने कहीं कोई भेदभाव नहीं किया है। जो पात्र की श्रेणी में आता है उन पात्रता के आधार पर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सबका काम हमने काम करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें, अगर आप, जो सड़कों की हाल उत्तर प्रदेश की 17 के पहले थी, आज तक पहले 2 एक्सप्रेस वे हुआ करता था, आज देश का 60% एक्सप्रेस वे आज उत्तर प्रदेश में है। गांव तक सड़कों को लेकर हम जाने का काम किए हैं। बिजली का खपत आज 3 गुना उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है, लेकिन बिजली पर्याप्त मात्रा में सबको प्राप्त हो रही है। यह सिद्ध करता है कि जब बिजली का कंजम्पशन बढ़ता है तो केवल घर में बिजली नहीं जलता है, मतलब कहीं ना कहीं प्रदेश में कोई ना कहीं फैक्ट्रीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियां लग रही हैं, इसलिए बिजली का खर्चा बढ़ा है। ये सबूत है कि जो उत्तर प्रदेश में कभी कोई आने से कतराता था, आज दुनिया से लोग आ रहे हैं, पूरे देश से लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने आ रहे हैं। इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2017 से बेहतर रिजल्ट 2027 में लेकर हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। समाजवादी पार्टी अभी भी आगे है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मैंने पहले भी कहा कि विकास के आधार पर ही, विकास के मुद्दे पे ही हम चुनाव को लेकर के जाएंगे और उसी के आधार पर जनता से वोट मांगेंगे। देखिए, सवाल है, अभी आपने कहा कि जो पुराने कार्यकर्ता है, पुराने पदाधिकारी है, उनसे मेरी मुलाकात और उनका सम्मान, बिल्कुल ऐसा ही सुनील बंसल जी ने भी किया था, लेकिन वो एक बार उनका सम्मान होके उनको सामने बैठाने के बाद उसके बाद उनको कोई नहीं पूछता। ये पुराने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के मन में किस है?
देखिए, मैंने पहले भी यहाँ तो नहीं, इसके पहले एक जो हमारे प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, प्रदेश कार्य समिति के बैठक में भी मैंने अपने सभी पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया कि जो लोग जहाँ भी प्रवास में जाएं तो वहाँ पे स्वयं, मैं तो आज निकला हूँ एक जिला में, सब जगह बार बार नहीं जा सकता हूँ, तो वहाँ पर उन जरूर सीनियर कार्यकर्ताओं से मिलें और जो जैसी जिसकी आवश्यकता है कार्यकर्ता है तो उसको दायित्व भी देने का काम करें। हमारे वहाँ बहुत काम है, कहीं प्रभारी बनाकर भेजा जा सकता है, कहीं दूसरे जिले में भेजा सकता है, जैसा जैसी उपयोगिता है उनका उपयोग भी किया जाए, केवल सम्मान ही ना किया जाए। देखिए एक सवाल हो रहा है कि आपने बिजली के लिए कहा कि बिजली सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, लेकिन बिजली संयंत्रों की स्थिति उतनी खराब है, यहाँ सभी से आप पूछ सकते हैं, आपके जनप्रतिनिधि भी है, कि बिजली की क्या स्थिति? अगर देखें आप तो 2017 के पहले बिजली की क्या स्थिति थी, मैं क्या बोला हूँ कि 2017 के पहले बिजली की क्या स्थिति है। आज बिजली का कंजम्पशन इतना देश प्रदेश में बढ़ा हुआ है, इससे ये सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कल कारखानों का निर्माण हो रहा है। और जहां तक बिजली की बात, क्या निश्चित तौर से टेक्निकल चीजें होती हैं, कुछ जगहों पर कुछ फॉल्ट हो सकता है, लेकिन आज भी मैं कह सकता हूं कि गांव में भी 18 घंटा बिजली मिल रही है। अध्यक्ष जी, दो सवाल है छोटे छोटे। पहला है कि मुख्यमंत्री आए थे, अधिकारी को निर्देश दे गए थे कांवड़ यात्रा को लेकर, लेकिन AIM के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बोला है कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती है, तो सड़क कांवड़ के लिए क्यों, उसके लिए अलग कोई सड़क क्यों नहीं बनाई जा रही है? देखिए 27 के अंदर क्या मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे? देखिए, जहां तक कांवड़ का सवाल है, कांवड़ का यात्रा कहीं पर नमाज नहीं पढ़ा जाता है, वो यात्रा करते हैं सड़क यात्रा के लिए होता है, चलने के लिए होता है, और हमारे कांवड़ यात्री उस पर चल करके जाते हैं, कहीं पर वो बैठते नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते हैं। दूसरा, जहां तक योगी जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व का सवाल है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो डिसाइड करता है कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। सर, क्या एनडीए एकजुट रहेगा और क्या पीडीए भी एकजुट रहेगा 2027 में, आपका क्या आशा? देखिए, मैं पीडीए को तो नहीं जानता हूं, लेकिन एनडीए निश्चित तौर से एकजुट रहेगा और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, जहाँ पे कल जंतर मंतर पर जो बतौर सांसद आपने भी देखा होगा, संसद की तरफ पूछ रखा, तो दो मुद्दे 2027 के चुनाव को कितना प्रभावित करेंगे? क्योंकि जो सबसे अधिक वोट बैंक बढ़ा है युवा, वो आपका अच्छा वोट बैंक है और वही सबसे ज्यादा खिलाफत सरकार की कर रही है। देखिए, जहाँ तक राम जन्मभूमि का मुद्दा है, जो वहाँ पर चोरी के चंदा चोरी का विषय है, निश्चित तौर से हम सबके आराध्य देव हैं राम जी, और 5000 वर्षों के सनातनियों के संघर्ष के बाद उस मंदिर का निर्माण हुआ था। आज इस विषय को वो लोग उठा रहे हैं जो मंदिर के हमेशा विरोधी रहे, राम के अस्तित्व को मानने से उन्होंने मना कर दिया। और निश्चित तौर से आपने देखा होगा कि चंदा चोरी का विषय आया है, सरकार ने सख्त कदम उठाई है, SIT का भी गठन किया है, आज सुप्रीम कोर्ट ने नए SIT की भी बात कही है, उस पर भी हम काम करेंगे। मेरा मानना है कि इसमें जो भी चोरी किया है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, ऐसा ट्रस्ट व्यवस्था बनाने में लगा हुआ। देखिए, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम सबका पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक थी, और पार्लियामेंट्री बैठक के में प्रधानमंत्री जी ने इस पर आज रिस्पॉन्स भी किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नीट की बात जैसे ही आई थी, सरकार ने तत्काल उस पर एक्शन भी लिया था, 13 लोग उसमें जेल भी गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मानना है हमारे बच्चे देश के भविष्य है, देश के जो भविष्य के साथ जो ये कुछ धन के चक्कर में पेपर लीक करते हैं, उनको ऊपर सख्त कार्रवाई हो, और ये कोई विषय 2 दशक 3 दशक से चलता चला आ रहा है, और इस पे कहीं ना कहीं हम सबको, केवल बच्चे हमारे नहीं, सबके बच्चे हैं और देश के हमारे भविष्य है, उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की होनी चाहिए। और देखेंगे आप कि 13 लोग जेल भी गए हैं, और उसमें कार्रवाई भी प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला कि इसमें देश के बड़े से बड़े वकील को रख करके इतनी कठोर सजा उनकी मिलनी चाहिए ताकि इन बच्चों के साथ दोबारा खिलवाड़ न किया जा सके। यहाँ पे इस्तीफा की बात ही नहीं है। अगर आप देखो, अगर कोई, मैंने पहले कहा कि 2 दशकों से ये विषय चलता आ रहा, ये गंभीर विषय है, और इसमें सरकार आज लगातार जितने अभिभावक हैं उनसे भी बात कर रही है, जितना शिक्षाविद है उनसे भी बात कर रही है, और टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे से भविष्य में ऐसी घटना ना हो। मांग कोई किसी से कुछ भी कर सकता है,
औचित्य उसका होना चाहिए। सरकार की अगर कोई ढिलाई होती, सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती, सरकार का कोई पक्ष उसमें सम्मिलित होता तो विषय बनता था। बाकी मांग तो कोई किसी से कर सकता है। पार्टी में एकजुट करने की बात करें, आप कार्यकर्ताओं के पास जाने की बात करें, गाजियाबाद में चर्चा है सुबह से होर्डिंग्स को लेकर, और उसमें गुटबाजी की बात आ रही है कि भाजपा के अंदर ही शहर में जिले में गुटबाजी देखने को मिल रही है। पोस्टर मिले, सांसद का तस्वीर पोस्टर से गायब है और ये खूब वायरल है आज। देखो भैया, ये तो अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की बात होती है। मैं तो अभी आया हूं, जिस प्रकार से गर्मजोशी से मंत्री जी के नेतृत्व में सभी लोगों ने स्वागत किया, सभी कार्यकर्ताओं में जो उत्साह मैं देखा हूं, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई गुटबाजी है। मंत्री जी के पोस्टर साइन किया गया है, मंत्री जी के पोस्टर पे रहे हैं सांसद। इस बात को जा सकता है, इसमें चेहरे बदले जाएंगे, सब चीज आज ही मैं बता दूं। हमारा एक सिस्टम है, हमारी पार्टी का सिस्टम है, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी, वो डिसाइड करेगी क्या करना है। सर, एक विपक्ष ये आरोप लगाता है कि आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, आप सेंट्रल भी रिप्रेजेंट करते हैं, यूपी भी कर रहे हैं, आपको क्या कहना है? विपक्ष ठीक है। डीएमके 40 साल से पुरानी सहयोगी कांग्रेस की थी, सत्ता के लोग में 7 दिन भी नहीं लगा और डीएमके चली गई सत्ता के साथ। आप अगर देखो तो भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः एकजुट है। अगर 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद से रिजल्ट आप देखें तो चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, और यहाँ तक कि बंगाल का चुनाव जो अभेद किला माना जाता था विपक्ष को, उसको भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के एकजुटता का नतीजा है कि आज हमारे वहां सरकार पूर्ण बहुमत 2/3 मेजॉरिटी से बनी। चलिए, हो गया।